जिसने भी की और जिसने करवाने का निर्णय लिया अगर कोई ऐसा था, तो ये दोनों मैं समझता हूँ भारतीय जनता पार्टी के लिए बहुत ही घातक सिद्ध हुए हैं। देखिए, मैं किसी के विषय में तो बहुत ज़्यादा कुछ कमेंट करने की स्थिति में नहीं हूँ। पार्टी के कैंडिडेट के नाते, पार्टी के प्रत्याशी के नाते सब पार्टी के लोग मेरे समझ में वो संजय जी के लिए अपना प्रयास करते हैं। एक मुद्दा बनाया जो अभी तक उठ रहा था कि मनीष तिवारी जो है बाहर के प्रत्याशी हैं। लेकिन अचानक किरण खेर जो कि सांसद रही हैं यहाँ से, उन्होंने एक बयान जारी कर दिया। किरण खेर जी के 10 साल में जो काम हुआ हो उसका 10% भी बांसल जी ने किया हो तो मैं कुछ भी सजा मानने के लिए तैयार हूं। अर्थ प्रकाश के दर्शकों को साजन शर्मा का नमस्कार। लोकसभा के चुनाव जो है पूरे शबाब पर इस वक्त चल रहे हैं। आज चौथे दौर की वोटिंग जो है हुई है और इसी के बीच हमारे साथ आए हैं चंडीगढ़ लोकसभा सीट के ऊपर पूर्व प्रधान भाजपा के अरुण सूद, जो कि मेयर भी रह चुके हैं यहाँ के, और इन्होंने बखूबी जो है संगठन का काम निभाया। इनके टाइम में जो संगठन था वो बड़ी मजबूती से काम कर रहा था। आइए इन्हीं से जानते हैं कुछ मुद्दों पे कि जो संगठन इनके टाइम में ठीक ठाक चल रहा था अब वैसा नहीं लग रहा है। कहीं ना कहीं कुछ संगठन में और तालमेल की कमी लग रही है। आप कैसे देखते हैं? नहीं, ऐसी बात नहीं है जी। भारतीय जनता पार्टी का जो संगठन है वो क्योंकि कार्यकर्ताओं की पार्टी है तो निरंतर आगे बढ़ती रहती है। जो भी हम मेरे बाद मल्होत्रा जी अध्यक्ष बने हैं तो जहां तक हमने काम किया था तो वो अपने समर्थ के हिसाब से उसको आगे बढ़ा रहे हैं। अब वो कई बार देखने वाले का ये अपना नजरिया होता है, लेकिन भारतीय जनता पार्टी में कोई अध्यक्ष बदलने से या कोई नेतृत्व बदलने से इतना फर्क नहीं पड़ता। जैसे मैंने कहा कि हमारी पार्टी का काम ग्रास रूट लेवल पे रहता है और पार्टी का जो संगठन है वो बूथ लेवल तक है। तो इस कारण से कोई बहुत लंबा चौड़ा फर्क नहीं पड़ता है। हर कोई व्यक्ति जो है अपने हिसाब से जो है वो पार्टी को मजबूत करने के लिए अपना जो है वो बेस्ट एफर्ट जो है वो लगाता है। महापौर चुनाव में आपने बड़ी मेहनत करी, ऑपरेशन लोटस भी यहाँ पे जो है सफल बनाया। बावजूद उसके कहीं ना कहीं कोई गड़बड़ रह गई और भाजपा जो है उस चुनाव के अंदर जो है हार गई। इसके पीछे किस तरह से क्या चीजें देखते हैं आप? सबसे पहले तो मामला अभी ये सब जुडाइस है जी जो हुआ। सुप्रीम कोर्ट ने जिस प्रकार से जो कुछ ऑफ द रिकॉर्ड टिप्पणियां की, अगर मैं ये मान लिया जाए कि वो कोई इस तरीके से वो अनिल मसीह जी ने कोर्ट में कहा कि वो पहले से डिफेस्ड बैलेट थे, उसको मैंने टिक आइडेंटिफाई करने के लिए टिक किया था। अगर फिर भी मान लिया जाए कि जो आरोप है जो टिप्पणियां की गई हैं उसके हिसाब से अगर कोई डिफेस किए गए थे, जिसने भी किए और जिसने करवाने का निर्णय लिया अगर कोई ऐसा था, तो ये दोनों मैं समझता हूँ कि भारतीय जनता पार्टी के लिए बहुत ही घातक सिद्ध हुए हैं। ये एक छोटी बात नहीं है। वो पार्टी जो आदर्शवाद की पार्टी है, अगर इस तरीके का किसी की गलती की वजह से आज उसके लिए पार्टी को बहुत भारी नुकसान उठाना पड़ रहा है, तो मैं समझता हूँ कि जो भी इसके लिए कोई अगर जिम्मेवार व्यक्ति है, अगर ऐसा कुछ हुआ है, तो ये एक उसकी अकाउंटेबिलिटी जो है उसकी वो बुक होनी चाहिए। नंबर दो, हम उसके बाद जो आप कोई ऑपरेशन लोटस नहीं है, लोग पार्टी अपना ये होता रहा है। 2016 में भी हुआ, 4 कांग्रेस के लोग पार्टी छोड़कर आए। नॉन नॉमिनेटेड कांग्रेस जो कांग्रेस अपॉइंटेड थे उन्होंने भारतीय जनता पार्टी का समर्थन किया। बीएसपी कैंडिडेट जन्नत जहां जी ने मुझे समर्थन किया और 2016 में 15 साल बाद मैं भारतीय जनता पार्टी का मेयर बना। और दिसंबर 2021 में जब चुनाव हुए तो हमें बहुमत मिला, 22 सीटें हमने लड़ी थी, 21 हम जीते थे और अगले 5 साल हमारा मेयर सीनियर डिप्टी मेयर बना। अभी भी 2022-2023 में कांग्रेस ने बॉयकॉट किया और हमने जो है वो 2022 में भी सर्वजीत जी और 2023 में भी जो है अनूप गुप्ता जी मेयर बने। और मैं समझता हूँ कि भारतीय जनता पार्टी नीतियों का परिणाम है। भारतीय जनता पार्टी के जो नेतृत्व है नरेंद्र मोदी जी कि चाहे हम अल्पमत में थे, आज भारतीय जनता पार्टी सबसे बड़ी पार्टी बन के आई है।
2 कांग्रेस के काउंसलर और एक जो है आम आदमी पार्टी के काउंसलर अपनी पार्टी अपनी स्वयं की इच्छा से, प्रेरणा से, अंतरात्मा की आवाज से छोड़ के भारतीय जनता पार्टी में आई। तो मैं समझता हूँ कि छोटी मोटी जो चीजें आज वो एक जो उनका सो कॉल्ड अलायंस हुआ है, जो मैं समझता हूँ कि एक अपॉर्चुनिस्टिक अलायंस है, सिर्फ बीजेपी के हराने के लिए वो इकट्ठे आए हैं, कोई बिना आदर्श बिना सिद्धांत के, तो ये लंबा चलने वाला नहीं। तो फिर से जो अब सीनियर डिप्टी मेयर हमारे बने हैं, अगले साल हम फिर से मेयर, सीनियर डिप्टी मेयर भारतीय जनता पार्टी बनाएंगे। संजय टंडन जी को यहाँ से प्रत्याशी भाजपा ने बनाया है लेकिन एक चीज अभी भी कहीं ना कहीं जो नजर नहीं आ रही वो ये है कि किरण खेर जी जो पुरानी सांसद हैं, यहाँ से वर्तमान सांसद हैं, तो वो नजर नहीं आ रही। आपके ऊपर भी आरोप लग रहे हैं कि अरुण सूद जी उस तरह से मेहनत नहीं कर रहे जिस तरह से बतौर राष्ट्रीय चंडीगढ़ भाजपा के अध्यक्ष रहते हुए कर रहे थे। और तीसरा जो है सतपाल जैन, जो कि पूर्व सांसद यहाँ पे रहे हैं भाजपा के, तो वो भी नदारद दिख रहे हैं। कैसे देखते हैं? देखिए, मैं किसी के विषय में तो बहुत ज्यादा कुछ कमेंट करने की स्थिति में नहीं हूँ। अपने विषय में बता दूं कि जिस दिन 10 अप्रैल को सीट की घोषणा हुई थी, 1:30 बजे घोषणा हुई थी और 3 बजे पार्टी ऑफिस में संचालन समिति की मीटिंग थी। रूपानी जी उसमें थे, मैं उसमें मीटिंग में उपस्थित रहा। उसके बाद पार्टी की जितनी भी, मैं संचालन समिति का भी सदस्य हूँ, कैंपेन कमेटी का भी मेंबर हूँ, उसकी जितनी मीटिंगें हुई सब में मैंने अटेंड किया। कुछ हम जो है उसकी योजना बना रहे थे कैंपेन की, लेकिन बहुत सारे फंक्शनों में, चाहे वो किशनगढ़ का फंक्शन हो, चाहे आज दहलाना का फंक्शन हो, बहुत सारी जगह पे मैं उपस्थित रहा। लेकिन जो मुझे पार्टी ने ड्यूटीज दी है, मैं पूरे अपने समर्पित हूँ। उस दिन नड्डा जी की रैली रही, नॉमिनेशन रही, रोड शो रहा, रोड शो और नॉमिनेशन का इंचार्ज भी मैं ही था। सब रिस्पॉन्सिबिलिटी। तो पार्टी में हमारे यहाँ पे ये प्रतिस्पर्धा उतनी देर तक होती है जब तक टिकट अनाउंस नहीं होती। 10 अप्रैल को जैसे संजय टंडन जी की टिकट अनाउंस हुई, तो हम सभी के लिए, भारतीय जनता पार्टी एक डिसिप्लिन पार्टी है, पार्टी के कैंडिडेट के नाते, पार्टी के प्रत्याशी के नाते सब पार्टी के लोग मेरे समेत जो है वो संजय जी के लिए अपना प्रयास करते हैं। अब अटकलें जितनी मर्जी लगाई जाएं, क्योंकि आप बिटवीन द लाइंस राजनीति में पढ़ने की जो, खास करके हमारे पत्रकार भाई, या जो एक राजनीतिक चर्चा है उसमें थोड़ा जब तक मसाला नहीं आता है तो स्वाद नहीं आता है। किरण जी भी उपस्थित रही, वो चाहे नॉमिनेशन के वक्त वो 5 लोग थे उनमें भी थी, उसके बाद नड्डा जी की रैली में भी उपस्थित थी। तो ऐसी कोई बात नहीं, सब लोग अपना सहयोग कर रहे हैं। एक चीज जो देखने में आई वो ये था कि भाजपा ने बड़ी शिद्दत से एक मुद्दा बनाया जो अभी तक उठ रहा था कि मनीष तिवारी जो है बाहर के प्रत्याशी हैं, लेकिन अचानक किरण खेर जो कि सांसद रही हैं यहाँ से, उन्होंने एक बयान जारी कर दिया नामांकन वाले दिन कि जी मनीष तिवारी भी ठीक मेरी तरह जो है चंडीगढ़ के बेटे हैं, जैसे मैं चंडीगढ़ की बेटी थी तो वो भी चंडीगढ़ के बेटे हैं। वो मुद्दा ही खत्म कर दिया। आप इसे कैसे देखते हैं? नहीं, आप इसको और तरह से देख सकते हैं। उन्होंने, जैसे आपने खुद कहा, जब किरण खेर जी चुनाव लड़ती थी 10 साल, तो ये कांग्रेस के लोग थे जो उनको बाहरी कहते थे। आज किरण जी ने वही बात कही कि जिस प्रकार से मैं चंडीगढ़ में पली बड़ी हूँ, वैसे ही मनीष तिवारी, अगर आप मुझे बाहरी कहते हैं तो उसी हिसाब से। उन्होंने कहा कि दोनों की सेम परिस्थितियां हैं। तो उन्होंने, मुझे लगता है कि ये कोई मुद्दा नहीं खत्म किया कोई किसी प्रकार से, उसको उसका अब जो आंकलन करने में जो है हम कहीं ना कहीं अपने अपने एंगल से कर रहे हैं। उसमें कोई भी किसी प्रकार से उन्होंने, उनका ना कोई समर्थन ना ये बात की है। उन्होंने कहा कि जैसे आप मुझे, मैं सेम फुटिंग पे मनीष तिवारी जी, वो भी यहाँ पर पैदा हुए, पढ़े लिखे, बड़े, और उसके बाद अपने काम के लिए वो भी बाहर गए, मैं भी बाहर गई। अब मुझे बाहरी कहते थे तो मैं भी अंदरूनी, तो उन्होंने अपनी बात कही। मुझे लगता है इसमें कोई बहुत ज्यादा कोई ऐसी बात नहीं है। किरण खेर जी के ऊपर जो लोग, यहाँ की जनता है, एक आरोप लगातार लगाती रही है। वो ये आरोप लगाती रही है कि 10 साल वो सांसद रही, लेकिन वो लोगों के साथ उनका जुड़ाव नहीं हो पाया। और चंडीगढ़ के जो स्थानीय मुद्दे हैं, मतलब उनके ऊपर ये आरोप लगता है कि वो बॉलीवुड में ज्यादा रही और चंडीगढ़ में कम रही। इसको किस तरह से देखते हैं? नहीं, सबसे पहले तो मैं एक बात बता दूं कि आप पिछले 10 साल का ट्रैक रिकॉर्ड देख लें। अगर वो कोविड के दौरान जब उनको जो ब्लड कैंसर की बीमारी हुई,
उस दौरान वो जो कोकिला भाई हॉस्पिटल में अपना इलाज कराने के लिए लंबा समय रही। लेकिन अदरवाइज जो उससे पहले 8 साल तक वो सिर्फ 10-15 दिन के लिए दशहरे की छुट्टियों में जाती थी। उन्होंने कोई अब बीमारी के बाद उन्होंने एक वो सीरियल किया, उसके पहले वो कोई शूटिंग फिल्म की, कोई सीरियल, कोई भी इंडियाज गॉट टैलेंट, कोई शूटिंग नहीं की। उन्होंने पूरा समय चंडीगढ़ लोकसभा को समर्पित किया। या वो यहाँ होती थी और जब लोकसभा चलती थी तो दिल्ली में होती थी। तो इस कारण से वो बॉलीवुड अभिनेत्री और यहाँ नहीं रही, ये बिल्कुल सरासर गलत आरोप है और ये हमारे विरोधी भी मानते हैं। दूसरी बात रही कि आप वो लोगों से नहीं मिलती। मैं आज आपको मैं दावे के साथ कह सकता हूं किसी भी मंच पे हम इस चीज की बहस करने के लिए तैयार हैं। 15 साल आप पवन बांसल जी के लगा लीजिए और किरण खेर जी के 10 साल लगा लीजिए। अगर वो 15 सालों में किरण खेर जी के 10 साल में जो काम हुआ हो उसका 10% भी बांसल जी ने किया हो तो मैं कुछ भी सजा मानने के लिए तैयार हूँ। बहुत विकास हुआ, लेकिन आप एक नरेटिव सेट हो जाता है किरण जी के बारे में बार बार ये बोल के कि उन्होंने काम नहीं किया। मुझे बता दीजिए, मैं आपको आप एक जो है एक क्षेत्र का नाम ले, मान लीजिए पानी है। 10 साल से हमारे किरण खेर जी जो है वो मेंबर पार्लियामेंट थे, 8 साल से हमारे मेयर थे। 1, 2, 3, 4 फेस का जो पानी था वो एडमिनिस्ट्रेशन लेके आई थी। 15 साल तक कांग्रेस के मेयर रहे। 5-6 फेस का पानी ये नहीं लेके आए। पंजाब में भी इनकी सरकार थी, हरियाणा में भी इनकी सरकार थी, ये एनओसी नहीं लेके आए। 2016 में हमने पंजाब में भी बादल साहब से और इधर खट्टर साहब से एनओसी लेके आए। मैं तब उस वक्त मेयर था। 300 करोड़ रुपए अरुण जेटली से स्पेशल ग्रांट आई 5-6 फेस का। अब पानी के लिए 2 साल 3 साल पहले तक 2019 तक जो है वो पानी के लिए टैंकरों से सप्लाई होती थी शहर में। 2019 के बाद ये जब 29 MJD पानी आ गया तो आज आपको टैंकर नहीं दिखाई देते। पूरे शहर में पानी की सप्लाई है, पूरे प्रेशर के साथ है, 24/7 की तरफ बढ़ रहे हैं। सारे शहर की लाइटों को जो है हमने एलईडी में कन्वर्ट कर दिया। आज 300 किलोमीटर के लगभग जो साइकिल ट्रैक विद एलईडी लाइट्स हैं, साइकिल डॉकिंग स्टेशन है। इन्वायरमेंट के लिए इतना बड़ा काम हुआ। फर्स्ट केरोसिन फ्री सिटी है, फर्स्ट ओपन डेफिकेशन फ्री सिटी है। सारे लगभग 1800 पार्कों का रखरखाव अच्छे से हो रहा है। आप टूरिज्म के नए आयाम आए हैं, चाहे वो अपना बर्ड पार्क हो, चाहे वो एयरफोर्स म्यूजियम हो। आज सीएनजी को जितना बढ़ावा दिया जा रहा है, 80 सीएनजी बसेस, ऑटो सीएनजी। मैं समझता हूं कि आप एक फील्ड बताएं मुझे, मैं घंटों बोल सकता हूं इस बात पे। सिर्फ एक आपने नैरेटिव सेट कर दिया। चंडीगढ़ जो है वो केंद्र शासित प्रदेश है और सीधा केंद्र सरकार के होम मिनिस्ट्री के अंडर आता है। तो जो विकास मोदी सरकार ने देश भर में किया उससे चंडीगढ़ भी अछूता नहीं हुआ। चंडीगढ़ का भी बड़ी तीव्र गति के साथ विकास हुआ है। और ये आंकड़ों के हिसाब से अभी कारपोरेशन चुनाव में हमने एक बुकलेट छापी थी कि हमने जो बड़े बड़े मोटे मोटे काम किए, 28 पेज लगे हमें उस बुकलेट को छापने के लिए, ये काम किए। मनी माजरा का अंडरपास जो पवन बंसल जी बता दें 5 करोड़ रुपया कितने सालों से जमा करा के जो है उसको गड़ा मुर्दा गाड़ दिया था। 2016 में जब मैं मेयर बना तो सुरेश प्रभु जी रेल मंत्री आए, तब मैंने शुरुआत की और वो 5 मीटर की जगह 3.5 मीटर का वो हमने वो किया और आज वो लाइफ लाइन बना मनी माजरा की। ऐसे ऐसे काम जो बिल्कुल इन्होंने फंसा रखे थे वो काम हमने गड़े मुर्दे उखाड़ के जिंदा किए। लेकिन बावजूद इसके अगर हम एक बात करें कि स्थानीय मुद्दे जैसे हैं, व्यापारी खुश नहीं है, उद्योगपति खुश नहीं है, उनके बहुत सारे मसले लटके पड़े हैं, व्यापारियों के बहुत सारे मुद्दे लटके पड़े हैं, एम्प्लॉयज खुश नहीं है, आउटसोर्सिंग और ये कॉन्ट्रैक्ट वाले एम्प्लॉयज जो हैं 20,000 से ऊपर एम्प्लॉयज चंडीगढ़ प्रशासन में काम कर, रेगुलर भर्ती हो नहीं रही, युवा रोजगार के लिए तरस रहे हैं। तो ये कहीं ना कहीं मतलब ऐसा नैरेटिव नहीं सेट हो गया कि हाँ ये सारे मुद्दे तो हल ही नहीं हो पाए, लोगों के स्थानीय मुद्दे तो वहीं लटके हुए हैं। नहीं साजन जी, मैं अगर आप एक मुद्दों की जनरल मैं वही कह रहा हूं, आप एक बात को बार बार बोलेंगे एक झूठ को तो वो कई बारी लगने लग जाता है नहीं हुआ। 25 साल से 37 वर्ष आयु हुई तो रोजगार के अवसर बड़े नौजवानों के लिए। जितनी भर्तियां इस वक्त कारपोरेशन में भर्तियां हुई, चंडीगढ़ पुलिस में भर्तियां हुई, सीटीयू में भर्तियां हुई, एडमिनिस्ट्रेशन में भर्तियां हुई। अब मैं हजारों की तादाद में जो है नई भर्तियों का हमने वो जो है भारतीय जनता पार्टी की प्रशासन के में हुआ। नंबर 2, आप अगर एम्प्लॉइज की बात करें तो जिन एम्प्लॉइज को निकालने की बात, चाहे वो म्युनिसिपल कारपोरेशन के एम्प्लॉइज लगभग 600-700 को निकालने की जब बात आई तो उनका जो कॉन्ट्रेक्चुअल एम्प्लॉय थे 16 से 20 साल
तो उनके लिए कौन खड़ा हुआ? भारतीय जनता पार्टी, अरुण सिंह। जब ये एडमिनिस्ट्रेशन के जो कॉन्ट्रेक्चुअल एम्प्लॉइज थे, अभी पीछे इलेक्शन से पहले उनको निकालने की बात आई, लगभग 3,000 के लिए, तो उनका केस किसने लड़ा? हमने लड़ा। आज तक सब उन कॉन्ट्रेक्चुअल एम्प्लॉइज की सेंट्रल गवर्नमेंट की नोटिफिकेशन के कारण से कि 5 साल से ऊपर की कोई जो वेकेंट पोस्टें हैं वो डीम टू बी अबॉलिश्ड मानी जाएंगी। हजारों की नौकरियों पे तलवार लटकी, हमने बचाया। आज आप व्यापारियों की बात कर रहे हैं तो मैं बहुत सारी चीजें ऐसी हुई हैं, कुछ चीजें रह जाती हैं। जीएसटी वाला मामला जो है वो पाइपलाइन में है, टाइम लगता है कुछ चीजों पे, चाहे वन टाइम सेटलमेंट है, वन टाइम सेटलमेंट वही जीएसटी का ना, जो सी फॉर्म बड़ा है मामला, वो होने वाला है, इन प्रोसेस है, इलेक्शन आ गया नहीं है। कॉलोनियों को मालिकाना हक की बात की थी तो सर्वे हमने कराया सारी कॉलोनियों में, ये अकेले वादे करते थे, हमने कराया। गांव में लाल डोरे के अंदर 52 करोड़ एक बार, 102 करोड़ रुपए का एक बार सीवर, स्ट्रॉम, स्ट्रीट लाइट और सड़क के लिए भारतीय जनता पार्टी ने दिया। हाउसिंग बोर्ड के लिए बहुत सारी, आज हाउसिंग बोर्ड में आप पहले ट्रांसफर नहीं होता था, अब आपकी वायलेशंस है और हाउसिंग बोर्ड में आप जो है, मान लीजिए मैं अपना मकान आपको बेचना चाहता हूँ, उसमें वायलेशंस है तो वायलेशन रेगुलर नहीं होगी, लेकिन मैं ट्रांसफर कर पाऊंगा वो वायलेशंस के साथ, ये हमने करवा के दिया। ऐसी में हाउसिंग बोर्ड के मकान 41 सेक्टर में हाई कोर्ट के ऑर्डरों से लगभग 750 मकान टूटने जा रहे थे। पहली बार हाउसिंग बोर्ड के इतिहास में हुआ कि हाउसिंग बोर्ड ने अखबार में इश्तिहार छाप के, नोटिफिकेशन छाप के कि मकान नहीं टूटेंगे। जब से 2014 से भारतीय जनता पार्टी आई है, ना गांव में लाल डोरे के बाहर किसी कंस्ट्रक्शन को कोई शिकायत का मामला हो तो अलग छोड़ दिए, चाहे हाउसिंग बोर्ड का, हमने किसी को डेमोलिशन नहीं होने दी। ऐसी मैं आपको बहुत सारी बातें, मैं कहता हूं कि मैं चैलेंज कर रहा हूं कि कांग्रेस का कोई भी बड़े से बड़ा नेता, आम आदमी पार्टी का किसी भी मंच पर आ जाए, विकास की बात करें तो भारतीय जनता पार्टी के पास एक बहुत बड़ी लिस्ट है जो हम घंटों गिना सकते हैं कि हमने पिछले 10 साल में क्या क्या किया। लेकिन बावजूद इसके सर एक चीज मैं दोबारा पूछना चाहूंगा कि मोदी के सारे जो है नैया को कहने का ज्यादा प्रयास है और लोकल मुद्दे जो है उनको कहीं ना कहीं तिलांजलि दी जा रही है। तिलांजलि से मतलब उनको उठाया नहीं जा रहा, आप भाजपा की तरफ से जो है उन मुद्दों को बताया भी नहीं जा रहा। मोदी साहब की नीतियों के ऊपर ज्यादा फोकस है, उनके सहारे कहीं ना कहीं जीत दर्ज करने की कोशिश है। नहीं देखिए, जिसका जो सबसे ज्यादा बिकता है वही बिकेगा ना। तो मोदी जी आज हमारे देश के लिए एक बहुत बड़ा अपने आप में जो है एक ताकत है, और भारतीय जनता पार्टी के एक बहुत बड़े नेता है। वो देश के नहीं, पूरी दुनिया के आज एक बड़े नेता बन गए। तो वो भारतीय जनता पार्टी के नेता है, तो अपने नेता के लिए उनका नाम लेना, भारतीय जनता पार्टी नेचुरली है कि देश का जो विकास करेगा उसका भारतीय जनता पार्टी को, उसका जो हमें लाभ मिलना चाहिए हम लेंगे। लेकिन आपने अभी, मैं मेरे ख्याल 15 मिनट से आपसे, जब से भी लोकल मुद्दे मैंने आप लोग को कितने गिनाए, मैंने कोई भी राष्ट्रीय मुद्दे की बात नहीं की, सब लोकल इश्यूज पे आपको बात की कि हमने क्या किया है। लेकिन ये जो चुनाव है, मनीष तिवारी जी खुद कह चुके हैं कि ये म्युनिसिपल कारपोरेशन का चुनाव नहीं है, ये सांसद का चुनाव है। और सांसद जो है वो लोकसभा में जो है कानून बनाती है, और जो है उस कारण से ये चुनाव दिल्ली में बैठने का है। तो हमने भी कहा ये चुनाव अब इस देश में जो है वो पीओके हिंदुस्तान का होगा कि नहीं होगा, ये इस बात का चुनाव है। ये चुनाव, ये हिंदुस्तान जो है वो दुनिया का विश्व गुरु बनेगा कि नहीं बनेगा, ये इस बात का चुनाव है। दुनिया की तीसरी बड़ी आर्थिक ताकत बनेगा कि नहीं बनेगा, ये इस बात का चुनाव है। तो इस कारण से मोदी जी उस सारी चीज को लीड कर रहे हैं। तो आज ये लोकल स्थानीय मुद्दे जरूर इम्पोर्टेंट है, हम उनसे कहीं पे भी जहां भी चर्चा होती है हम उनकी विषय को रखते हैं। ऐसी कोई बात नहीं, हमारे कैंडिडेट के आप भाषण देख लीजिए संजय जी के, वो लोकल स्थानीय हमने क्या किया है और क्या पाइपलाइन में और हमारी क्या योजना है, इसकी भी बात करते हैं। लेकिन अगर हम ये बात करते हैं कि धारा 370 किसने हटाई, सर्जिकल स्ट्राइक, एयर स्ट्राइक किसने की, देश का स्वाभिमान किसने बचाया, तो ये हमने किया है। ये हम लोगों के बीच में लेके जाने चाहते हैं कि जब हम मेंबर पार्लियामेंट यहाँ से आप भारतीय जनता पार्टी के उम्मीदवार को भेजेंगे, 400 पार करके मोदी जी की एक मजबूत तीसरी बार सरकार बनेगी, तो इस देश का जो है वो चेहरा बदलने वाला है। इस देश की जो परिस्थितियां, जिस प्रकार से पूरी दुनिया में आज ये देश जो है एक नेता के रूप में उभर के आया है, ऐसे ही एक बार फिर से भारत की ताकत दुनिया में और बढ़ने वाली है। तो इस कारण से हम सारे देश भर में कि मोदी जी के जितने हाथ मजबूत होंगे ये देश उतना मजबूत होगा। आज ये बीजेपी के लिए नहीं, आज देश के विकास के लिए,
देश में जो है वो सांस्कृतिक राष्ट्रवाद के लिए, आज देश की सुरक्षा के लिए, आज देश की जो पूरा दुनिया में परचम लहराने के लिए आज मोदी जी को तीसरी बार प्रधानमंत्री बनाना, मैं समझता हूं कि ये देश के लिए जो है एक आज के समय की एक बहुत बड़ी जरूरत है। अगर हम मान लें भाजपा का नारा 400 पार वाला कि सही है, तो उसमें मुस्लिम या मंगलसूत्र या धर्म, इनको बीच में लाने की क्या जरूरत पड़ रही है? अगर आप इतनी आसान स्थिति में है कि 400 सीटें पार कर रहे हैं, तो फिर ये मुद्दे, विवादित मुद्दे क्यों उठाए जा रहे हैं? नहीं, सब मुद्दे उठते हैं जी। ये विवादित मुद्दे जब उन्होंने कहा कि इस प्रकार से हम जातिगत जो है जनगणना करें, और फिर जो वंचित लोग हैं, जिन लोगों के पास जो है ज्यादा धन है, उनसे लेके हम दूसरों को देंगे। सैम पित्रोदा का भी उनका भी बात आई है, विरासत टैक्स, कैपिटल टैक्स की भी बात आई, सब चीजों की हुई है, ये खुद किया। तो उसमें एक उन्होंने कहा कि जिस प्रकार से ये चल रहे हैं, इनका यही योजना है कि कल को आपके पास सोना है तो उसमें से वो कहेंगे कि ये बांग्लादेश के जो लोग आए हुए हैं, इनको ये वंचित है, इनको हमें देना है, तो हम सबको बराबर बांटेंगे। ये मेरे हिसाब से ये कहीं का भी ना नेचर का लॉ है, ना ये कानून है। और मुद्दों की बात भी नहीं, देश में कितने IIMs खुले हैं, देश में कितने IIT खुले हैं, देश में कितने मेडिकल कॉलेज, हर डिस्ट्रिक्ट में मेडिकल कॉलेज हो गया, नर्सिंग कॉलेज कितने खुले हैं, ये युवाओं के लिए अपॉर्चुनिटीज आई है। हम बात कर रहे हैं डिजिटल इंडिया की, बात करते हैं। आज दुनिया की सबसे बड़ी डिजिटल पेमेंट अमेरिका, रशिया, जापान में नहीं होती है, हिंदुस्तान में होती है। आज हर आपका भिखारी भी जो है वो आपका डिजिटल कोड लेके बैठा हुआ है। तो जो लोग कहते थे कि हिंदुस्तान अनपढ़ है, तो मैं समझता हूँ आज देखिए इंफ्रास्ट्रक्चर की तरफ देखिए, क्या ये मुद्दे नहीं है? आज जो देश में सांस्कृतिक राष्ट्रवाद का उदय हुआ है, चाहे वो राम मंदिर हो, चाहे करतारपुर साहब का कॉरिडोर हो, चाहे वो उज्जैन का कॉरिडोर हो, चाहे वो काशी विश्वनाथ का कॉरिडोर हो, चाहे वो चारों धाम की यात्रा हो, ये सांस्कृतिक राष्ट्रवाद का उदय हुआ है। आज हम स्वाभिमान से कह सकते हैं, अपनी संस्कृति की बात कर सकते हैं। और जिस प्रकार से आप इंफ्रास्ट्रक्चर, रेलवे स्टेशन, चंडीगढ़ रेलवे स्टेशन अगर आप गए हो तो 550 करोड़, शायद इतने में तो एक छोटा एयरपोर्ट बन जाता है। इतना में ये विकास नहीं है क्या? तो ये सब मुद्दों की बात हम कर रहे हैं, लेकिन उसमें जब बात आएगी कि आप किस प्रकार से देश को, देश की सुरक्षा को, देश की अखंडता को खतरे में डालने वाले हो, किस प्रकार से आप घुसपैठियों को जो है, आप पाकिस्तान से आए हुए हिंदुओं को तो आप जो है वो सौतेली नजर से देखते हैं, लेकिन आप जो घुसपैठिए आए हैं उनके लिए आप जो है बराबरी के हकों की बात करेंगे, तो देश के प्रधानमंत्री को देश को सजग करना होगा। लेकिन विपक्ष एक बात लगातार उठा रहा है, वो कह रहा है कि यहाँ के कांग्रेस प्रत्याशी मनीष तिवारी भी सवाल उठा रहे हैं कि लोकतंत्र और संविधान दोनों खतरे में है। अगर 400 सीटों से पार आ गई तो इसके बाद इलेक्शन ही नहीं होगा देश में। क्या कहना है आपका? सबसे पहले तो मैं उनसे पूछना चाहता हूँ, आज से लेकर आप आजादी से लेकर जब से संविधान लागू हुआ है, किसने संविधान संशोधन सबसे ज्यादा किया? आप ये रिकॉर्ड निकाल लीजिए। 25 जून 1975 की रात जब इमरजेंसी लगाएगी और देश के सैकड़ों नेताओं को 19 महीने के लिए जेल की सलाखों में डाला गया, तब संविधान खतरे में नहीं था। जब 3 जजेस को, एन रॉय के आपका मामला ध्यान में होगा, सनोटी को नजरअंदाज करते हुए सुप्रीम कोर्ट का चीफ जस्टिस बनाया गया, तब संविधान खतरे में नहीं था। लगातार मैं समझता हूँ कि ये लोग ये बातें करते हैं, और ये लोगों को यही तो, कोई कहता है कि पाकिस्तान के पास न्यूक्लियर बम है, इस कारण से मैं रिस्पेक्ट की नजर से वो दुनिया को ये दिखाना चाहते हैं ये कोई डरपोक ही ऐसी बात कर सकता है। हमने 2 बार घर में घुस के मारा, सर्जिकल स्ट्राइक की, एयर स्ट्राइक की है, और हमारा जो पायलट है अगर वो पाकिस्तान की धरती पे लैंड करता है तो उसको सुरक्षित वापस लेके आता है। तो ये मैंने कई बार कहा है कि ये बम की ताकत नहीं है, ये उस बम के पीछे जो 56 इंच का सीन है ना, उनके पास बम है तो हमारे पास भी बम है, लेकिन जो मनोबल है वो हमारे पास है। जो दुनिया में रुतबा है, जो दुनिया में डिप्लोमेसी है, वो हिंदुस्तान के पास है। तो इस कारण से ये संविधान की जो बात करने वाले, ये खुद अपने गरेबान में झांक के देखें। जिस प्रकार से प्रेस की स्वतंत्रता को छीना गया था, आप इंडियन एक्सप्रेस के ऑफिस को किस प्रकार से ट्रीट किया गया, या बाकी प्रेस को किस प्रकार से, आपको अपने प्रेस छापने से पहले उसकी स्क्रूटनी करानी पड़ती थी, तो तब ये जो है देश का संविधान खतरे में था। ये तो सिंपल, आप मोदी जी का जो रथ है उसको रोकने के लिए आप लोगों को भ्रम में डाल रहे हैं। इस देश में ये सबसे बड़ा लोकतंत्र है,
इस देश में जो है वो लोकतांत्रिक प्रक्रिया चलती रहेगी। कभी किसी मंच से बीजेपी के किसी नेता ने या किसी सरकारी उससे इस प्रकार लोकतंत्र खत्म होने की बात नहीं की थी। ये भ्रम फैलाते हैं, कभी ये कहते हैं कि या हम जो है वो आरक्षण खत्म कर देंगे। कभी किसी प्रकार से हमने बिल्कुल क्लैरिफाई किया कि जो संविधान में प्रावधान है भारतीय जनता पार्टी उसका पालन करेगी, और अगर संविधान की सबसे ज्यादा कोई पालना करता है तो भारतीय जनता पार्टी है, भारतीय जनता पार्टी की सरकार है नरेंद्र मोदी जी के नेतृत्व में। चंडीगढ़ के स्पेशल स्टेटस की लगातार मनीष तिवारी अलग अलग मंच से बात कर रहे हैं यहाँ पे प्रचार के दौरान कि स्पेशल स्टेटस वाली बात कभी कोई उठा ही नहीं रहा, ना कभी किसी ने उठाई है, भाजपा भी नहीं उठा रही इस चीज तो को। किस चीज के लिए स्पेशल स्टेटस? अलग से विधानसभा की बात कर रहे हैं वो, या अलग से एक यूटी हटाने की बात कर रहे हैं, कि क्या है ये मुद्दा? नहीं, मैंने मनीष तिवारी जी का ये बयान नहीं सुना, लेकिन फिर से अगर वो यहाँ विधानसभा की बात कर रहे हैं, ये चर्चा का विषय है, तो वो कहे ना, वो उनकी पंजाब और जो है जो हरियाणा कांग्रेस है या केंद्र की कांग्रेस है, उस विषय में वो भी स्टैंड क्लियर करें। सिर्फ अकेले बयान देने से नहीं होगा। हरियाणा कांग्रेस कहे और पंजाब कांग्रेस कहे कि हम जो है चंडीगढ़ को एक इंडिपेंडेंट जो है वो स्टेट बनाना चाहते हैं या विधानसभा होनी चाहिए, अच्छी बात है, लेकिन ये चर्चा का विषय है। अभी आप सिर्फ इसको चुनावी मुद्दा बना के नहीं छोड़ सकते कि आपने ये कह दिया और इससे लोग जो है प्रभावित हो जाएंगे। या पंजाब की भी, हरियाणा की, मेट्रोपॉलिटन सिटी, इवन साउथ से लेके सब स्टेटों के लोग हैं, उत्तरांचल के हैं, उत्तराखंड के हैं, राजस्थान के हैं, कश्मीर से लेके सब है। तो मैं समझता हूँ कि अगर ये कोई चंडीगढ़ के लोगों को लगता है कि चंडीगढ़ चंडीगढ़ वालों का है, मैं भी उसका समर्थक हूँ, लेकिन ये विषय एक राजनीतिक चुनावी विषय नहीं, ये एक ऐसा विषय है कि जब जिसमें केंद्र इन्वॉल्व है, पंजाब इन्वॉल्व है, हरियाणा इन्वॉल्व है, तो इस पे जो है वो डिबेट होनी चाहिए, इस पे जो चर्चा होनी चाहिए, तो ये विषय निकल के आना चाहिए। जब सबकी सहमति बने तो होना चाहिए। सूद साहब, आप यहाँ से प्रत्याशी की दौड़ में थे भाजपा के, और संजय टंडन जी को टिकट मिल गया। संजय टंडन जी में क्या यूएसपी देखते हैं? और दूसरा जो है कि कांग्रेस और आपका गठबंधन है, उस गठबंधन को आप किस नजरिए से देखते हैं? देखिए, हमारी पार्टी एक लोकतांत्रिक पार्टी है, यहाँ पे सबको हक है, छोटे से छोटे कार्यकर्ता भी, मेरे जैसे जिसकी कोई पॉलिटिकल बैकग्राउंड नहीं थी, मैं काउंसलर रहा पार्टी में, जनरल सेक्रेटरी रहा, अध्यक्ष रहा, मेयर रहा, फिर अध्यक्ष रहा। पार्टी ने मुझे बहुत कुछ दिया, तो ऐसे ही नाम चलता है। तो मैंने भी जो चीजों में उसमें कि अगर पार्टी मुझे मौका देती है तो मैं चुनाव लड़ना चाहता हूँ, मैंने उसके लिए अपनी इच्छा व्यक्त की थी। लेकिन ये प्रतिस्पर्धा जो है वो, ये भारतीय जनता पार्टी की खूबसूरती है कि 10 अप्रैल को जैसे ही संजय जी की टिकट की घोषणा हुई तो ये खत्म हो जाती है। अब आपने कहा कि जिस प्रकार से उन कांग्रेस और आम आदमी पार्टी का अलायंस है, पिछली बार भी जो, अगर आप आम आदमी पार्टी और कांग्रेस की वोटें मिला लें तो बीजेपी से कम है। पिछली बार बीजेपी 51% वोटों से जीती थी, और इस बार भी ये जो अलायंस है, ये अलायंस शुरू में हुआ था पवन बांसल जी और राघव चड्ढा के बीच में, और नीचे इसको धरातल पे आलूवालिया जी और लक्की जी ने वो किया, और लेकिन तकदीर इनकी अच्छी थी, मनीष तिवारी जी की, इनको टिकट मिल गया। लेकिन ये इनके कार्यकर्ता, इनके कैडर जो है, उनको ये एक्सेप्टेबल नहीं है, क्योंकि ये टोटली अनहोली है। पंजाब में एक दूसरे को गाली दे रहे हैं, लेकिन यहाँ इधर मोहाली में भी गाली दे रहे हैं, नया ग्राम में भी गाली दे रहे हैं, और बीच में चंडीगढ़ में ये एक दूसरे को जो है वो जफी डाल रहे हैं। तो ये सैद्धांतिक नहीं है, ना ही ये चलने वाला है, और ना ही ये कोई काम करने वाला है। और रही संजय जी की, संजय जी पार्टी में एक बड़े लंबे समय से एक कार्यकर्ता के रूप में काम करते हैं, पार्टी के अध्यक्ष भी रहे हैं। मेरे साथ मैंने उनकी टीम में काम किया एज ए महामंत्री, मैंने उनके साथ बड़ा लंबा समय मैंने उनके साथ काम किया। एक पढ़े लिखे, एक अच्छे सूझवान व्यक्ति है, चंडीगढ़ के एक वसनीक है। तो मैं समझता हूँ कि एक लोग उनको जब चुन के भेजेंगे तो चंडीगढ़ में जो विकास है उसको एक नई गति मिलेगी। तो मैं तो सब लोगों से यही अपील करूंगा कि चंडीगढ़ में अब जो भारतीय जनता पार्टी जीतती है तो मोदी जी के गले में जो 400 कमलों का, 400 से ऊपर कमल के फूलों का हार पड़ना है, तो चंडीगढ़ का भी एक कमल का फूल यहाँ से जाए, तो यही मैं निवेदन सबसे करूंगा।
तो ये थे हमारे साथ भाजपा के वरिष्ठ नेता अरुण सूद, जो भाजपा के चंडीगढ़ के पूर्व अध्यक्ष भी रहे हैं। उनका कहना है कि पार्टी ने, भाजपा ने खासतौर से यहाँ चंडीगढ़ के अंदर बहुत सारे स्थानीय मुद्दे सुलझाए हैं, बहुत मुद्दों पे काम किया है और यही जो है उसकी जीत का आधार भी बनेगा। राष्ट्रीय मुद्दों के ऊपर भी पार्टी लगातार बहुत तरीके से आगे बढ़ती रही है और बहुत सारे मुद्दे सुलझाए गए हैं। कहीं ना कहीं ये पार्टी को जो है जीत की ओर अग्रसर करेंगे। धन्यवाद। साजन शर्मा, चंडीगढ़ से।